तुर्की तो पहले से ही इस प्रयास में है ही, वो ईरान को काउंटर करना चाहता है, उसके लिए उससे ज्यादा मुस्लिम देशों के साथ की जरूरत है। पाकिस्तान उसका एक नेचुरल अलाय है, सुन्नी सुन्नी आप उस तरह से अलाय के तौर पे देख लें। भारत के खिलाफ भी जब पाकिस्तान लगातार अपनी ताकत बटोर रहा था तो तुर्की ही था, उसके साथ खड़ा था। उसका शिप आ गया था, वारशिप भेज दिया था कराची में, और अब ये MIT नहीं। देखिए, तुर्की जो है आज से नहीं, तुर्की वो थोड़ा सा पीरियड छोड़ दिए कमाल अतातुर्क वाला, अदरवाइज तुर्की तो कट्टरपंथी पूरी तरह से होता चला जा रहा है। और पहले एक बड़ा डेवलप्ड देश था इस्लामी, मतलब उसका उदाहरण दिया जाता था तुर्की का कि भाई वेस्टर्नाइज कंट्री था। लेकिन जब से ये राष्ट्रपति आए हैं अपने, क्या नाम है इनका, एर्दोगान जो है, हाँ, तब से इन्होंने अपने को मुस्लिम वर्ल्ड का स्वयंभू नेता घोषित कर दिया है। और ये पूरी तरह से जो है उस लीडरशिप को लेने की, उस जो भी अवधेश जी कह रहे थे उनके लिए चुनौती, तो वो राष्ट्रपति हैं और इसीलिए पाकिस्तान के साथ वो खड़े हो गए। 1971 में भी आप देखिए, जब नहीं अभी सर मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या स्टैंड बता रहा हूँ, 1971 में जब भारत के खिलाफ मोशन आया था ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज में, जिसमें 53 देशों में से 54 देशों में से 51 ने भारत के पक्ष में वोट दिया था और 3 देश थे, पाकिस्तान, तुर्की और लीबिया, जिन्होंने भारत के खिलाफ वोट दिया था। तो तुर्की का शुरू से इस तरह का एक रहा है। और ये जो कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें तो मुझे लगता है कि ये गलत फंस जाएंगे पाकिस्तानी, क्योंकि म्यांमार में जब आप घुसोगे तो चीन है वहां पर, और चीन को नाराज करके ये अगर आप अपना क्या F-17 कैसे बेचोगे, क्योंकि वो लीबिया को बेचने पहुंचे ना, चीन को नाराज करके कैसे है ना, वो पूरा चीन की सपोर्ट से काम कर रहा है। रोहिंग्या आर्मी एक इस्लामवादी विचार लेके चल रहा है। उनकी कोशिश यही है कि दुनिया में इस प्रकार के जो इस्लामिक संगठन है उनका हम साथ दें जगह जगह, क्योंकि रोहिंग्याओं को लेके मुसलमानों में एक भाव है कि रोहिंग्याओं के साथ अन्याय हुआ है, उनको बौद्धों ने मारा है, उनको निकाला है। तो ये बहुत हल्का इशू नहीं है, ये सीरियस इशू है। पाकिस्तान डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकता है, लेकिन वो इस ढंग से टेररिस्ट तैयार कर सकता है, टेररिस्ट तैयार करके करा सकता है। तो वो भारत के लिए, दुनिया के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अब ये दुनिया भर में अगर इस ढंग से फोर्सेस के साथ पाकिस्तान खड़ा होता है, बहुत इसमें खर्च तो करना नहीं है, साल में 10-20 करोड़ रुपया आपने दे दिया, कुछ हथियार कहीं से भेजवा दिए और वो घुस के अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसमें उनको बांग्लादेश से भी, जो चूंकि बांग्लादेश की जो हालत हो गई है, वहां से भी आतंकवादी तैयार करने के लिए मिल सकते हैं। वहां हुजी जो है पहले से ही जमात के जरिए और ISI के इशारे पर भारत के लिए परेशानी पैदा करता रहा है। देखिए सर, हमारा काम है अपने गार्ड स्ट्रॉन्ग करना। पाकिस्तान भले ही भारत के खिलाफ साजिश पर साजिश रच रहा है, भारतीय फौज भी पाकिस्तान के खिलाफ तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी हो रही है। सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ तो कैसा होगा। इससे लेकर CDS अनिल चौहान ने बड़ा बयान दिया है। अनिल चौहान ने फ्यूचर वॉर को लेकर कहा कि हमें अल्पकालिक और दीर्घकालिक युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बगैर कहा है कि भारत को किन खतरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये 2 तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारे दोनों विरोधी देश, जिनमें एक परमाणु हथियार संपन्न देश है और दूसरा परमाणु हथियार से लैस देश है, दोनों पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। हमें आतंकवाद को रोकने के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसे छोटे और तीखे संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए। ये बात उपेंद्र द्विवेदी कह रहे हैं। अनिल चौहान, CDS। And this kind of warfare, I think, can only be deterred by actions like Operation Sindoor. Second is for a form of grey zone warfare, in which historical differences can be executed by small operations, which will give you long-term kind of an effects. The question is, what kind of threats and challenges India should be prepared for? I think this should be based on 2 major facts. One is that both our adversaries are, one is a nuclear weapon state and other is a nuclear armed states. So hence, we should not allow that level of deterrence to be breached. And second, we have territorial disputes with both of them. Hence, in my view, we should be prepared to fight short duration, high intensity conflicts to deter terrorism, something like Operation Sindoor, that's one. Second, we should be prepared for a land-centric, long duration conflict because we have land disputes, yet try and avoid it. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब हम बात कर लेते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं राहुल गांधी, इन दिनों जर्मनी दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेश की धरती से भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाया।
उन्होंने एक बार फिर संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवालिया निशान उठाया। बर्डन के हर्टी स्कूल में बोलते हुए बीजेपी को घेरा और कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही हैं। वोट चोरी के आरोपों को उन्होंने बर्डन में भी दोहराया। राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये साबित किया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता, लेकिन गड़बड़ी करके उन्हें हरा दिया गया। मैं कहा उनकी पूरी बातों को आपके सामने रखूं, उनका बयान ही आपके सामने रख देती हूं। We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. I've done press conferences where we have clearly shown, without shadow of a doubt, that we won the Haryana election. That we actually don't feel that the Maharashtra election was fair. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India.